अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और मैं आपको पढ़ा रही थी अभी तक एल्कीन्स। उसमें आज हमने मजीद कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं जिनको कहते हैं कैटालिटिक रिएक्शंस। इनमें हम ये भी देखेंगे कि एल्कीन को प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का क्या तरीका है, साथ ही साथ एल्कीन किस तरह रिएक्ट करते हैं वो भी देखेंगे। हमने इनको नेम क्यों डिफरेंट दिया है और साथ ही साथ हमने इनको अलहदा से क्यों पढ़ रहे हैं, इनमें क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे लेकिन लेक्चर में। तो आए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, एल्कीन्स के रिएक्शंस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें हमने ये भी देखा कुछ रिएक्शंस में कि आप एल्कीन को प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एल्कीन कैसे केमिकल रिएक्शंस देता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और फिर किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। आई होप आप सबको वो रिएक्शंस याद हैं, आपने प्रैक्टिस की है और जो मैंने टास्क दिए थे साथ साथ आपने वो सॉल्व भी किए हैं। अब एल्कीन्स के कुछ कैटालिटिक रिएक्शंस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। कैटालिटिक रिएक्शंस को हमने सेपरेट लेक्चर में डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके प्रोडक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रियली। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ये होती है कि आपको लार्ज स्केल पे उन प्रोडक्ट्स के जो उन रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है और इंडस्ट्रियली साथ साथ आपकी डेली लाइफ में भी उनको उनसे यूज़ लिया जाता है। ठीक है, हमारे पास कैटालिटिक रिएक्शंस जो होते हैं ना, उनमें स्टूडेंट्स आपने याद रखना है दो तरह के रिएक्शंस होंगे। एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें हम एल्कीन प्रिपेयर करेंगे, मतलब एक प्रिपरेशन का रिएक्शन होगा, और जो दूसरा रिएक्शन है वो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी में काउंट होगा। कंफ्यूज नहीं होना कि इस पर डिफरेंट लेक्चर क्यों बना, अलहदा से क्यों बना। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आई वांट कि आपको ये सब याद रहें क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो कैटालिटिक रिएक्शंस पढ़ने हैं एल्कीन के, उसमें हम देखेंगे एल्कीन की प्रेपरेशन। और एल्कीन की प्रेपरेशन के लिए जो यूज़ होता है मेथड, उसको कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। अब स्टूडेंट्स, ये वाले मेथड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने आप सबको बताया था कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है जिसके बाद आपके पास काफ़ी हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, लिक्विड फॉर्म में आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उनको अलग कर लेते हैं। अगर बातें मुश्किल लगें तो परेशान नहीं होना, अभी हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम बड़ी डिटेल से पढ़नी है लास्ट चैप्टर में। तो उसमें क्या होता है, आपके पास आप सबको याद होगा कि पेट्रोलियम को फर्दर छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ा जाता है और उसके बाद क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। अब पेट्रोलियम बहुत से कंपाउंड्स में टूटा, जैसे आप सबको याद होगा कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कोल बहुत से कंपाउंड्स में टूटा था। लेकिन हमने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में देखा कि हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा था। ऐसा पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद नहीं होता। बनती तो बहुत चीज़ें, आप बहुत से हाइड्रोकार्बन्स उसमें से निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन हर हाइड्रोकार्बन ज़रूरी नहीं होता, उसकी ज़रूरत नहीं होती इंडस्ट्रियल स्केल में या एवरीडे लाइफ में। ठीक है, यहाँ मैंने आपके पास कुछ लिखे हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से कौन से प्रोडक्ट्स अचीव होते हैं। इसमें पेट्रोल है, केरोसिन है, गैस ऑयल है, लेकिन इनके नाम देख के ही आप सबको पता चल गया होगा कि पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा है केरोसिन और गैस ऑयल के मुकाबले। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता लग गया कि ज़रूरी नहीं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें जो चीज़ मिल रही है वो बहुत ही काम की हो। वैसे भी कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होंगे जो बहुत ज़रूरी होंगे, बहुत यूज़फुल होंगे बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन हर जो चीज़ होती है ना वो ज़रूरी नहीं होती। तो अब क्या किया जाता है कि वो चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं हैं उनके साथ ऊपर फर्दर रिएक्शंस किए जाते हैं ताकि वो चीज़ें अचीव की जा सकें जिनकी हमें ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप सबने याद रखना है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यहाँ पे हायर हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह लें या हाइड्रोकार्बन्स कह लें, एक ही बात है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनकी बात अगर हम करें तो आप सबको याद होगा मैंने बताया था कि लो मॉलिक्यूलर मास वालों को लो हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास वालों को हाई हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कार्बन चेन बहुत छोटी है। ये बात समझ में आ रही है? कार्बन चेन बहुत छोटी है, इसका मतलब है लो मॉलिक्यूलर मास। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूलर मास क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमने देखा कि क्या था मॉलिक्यूलर मास के, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता लगी कि उस कंपाउंड में कितनी कितनी प्रेजेंट है। लेकिन अब हुआ क्या कि हर चीज़ क्योंकि ज़रूरत की नहीं थी, लो मॉलिक्यूलर और हाई मॉलिक्यूलर के डिफरेंस से आपने देखा कि हमारे पास ये हमें समझ आ गया कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कुछ हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अचीव होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो चेन होती है ना, कार्बन चेन, वो बहुत बड़ी होती है। मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन होंगे, आप समझ लें फॉर एग्जाम्पल 10 कार्बन।
10 कार्बन में इससे कह रही हूँ क्योंकि इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे ताकि हमें चीज़ें आसान लगें और समझ में आ जाएं। ठीक है, तो हमारे पास जो हाई मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स डिराइव होते हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, उनको हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, ताकि हमें वो चीज़ें मिल जाएं जो हमारे काम की हैं इंडस्ट्रियली भी, ताकि उनको एवरीडे लाइफ में भी यूज़ किया जा सके। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। ठीक है, कैटालिटिक क्रैकिंग का आप सबने याद रखना है कि इसका जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि आपने हाई मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स का ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, क्रैकिंग से आपको समझ आ गया होगा, क्रैकिंग का मतलब वैसे भी यही होता है, तोड़ना, और कैटालिटिक का मतलब है कि कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ें हैं कि एक तो क्रैकिंग अगर हो रही है, टूट रही है कोई चीज़, वो किस चीज़ में टूट रही है और कौन सी चीज़ है जो टूट रही है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है। अब आपको ये बात तो समझ आ गई कि कुछ होते हैं फ्रैक्शन जैसे पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो सारे के सारे यूज़फुल नहीं होते। जैसे पेट्रोल यूज़फुल है लेकिन ज़रूरी नहीं कि कैरोसिन और गैस ऑयल की भी उतनी ही डिमांड हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अब इनकी सप्लाई बढ़ती जाएगी। सप्लाई का क्या मतलब होता है, इस बात को गौर से सुनिएगा स्टूडेंट। सप्लाई का मतलब ये है कि आपने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, आपके पास उसमें से पेट्रोल आ गया, कैरोसिन आ गया, गैस ऑयल आ गया। अब देखें ये सारी की सारी चीज़ें हमेशा डिराइव होंगी जब भी पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी, लेकिन हर चीज़ ज़रूरत की नहीं है, मतलब हर चीज़ उतनी ज़रूरत की नहीं है जितना पेट्रोल ज़रूरी है, कैरोसिन की उतनी डिमांड नहीं है। तो अब इसका जो सप्लाई है, जिसका मतलब है कि इकट्ठा होता जाएगा बहुत ज़्यादा कैरोसिन और गैस ऑयल, लेकिन उतना यूज़ नहीं हो रहा होगा, तो उसको इकट्ठा करके ज़ाया करने से बेहतर है कि उसको तोड़ दिया जाए, उसकी कैटालिटिक क्रैकिंग की जाए, ताकि ब्रेक डाउन होकर वो कंपाउंड्स बन जाएं जिनकी हमें वाकई ज़रूरत है। इस प्रोसेस को हम एल्कीन के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस प्रोसेस से हमें बहुत सारे एल्कीन्स होते हैं जो हम डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो आपने पूरे के पूरे इस प्रोसेस को समझना है ना, उसका रिएक्शन यही है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस। ये बात सबने याद रखनी है। ये कंडीशंस मैंने आपको बार बार बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं किसी भी रिएक्शन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उन्हीं कंडीशंस पे वो रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब हायर हाइड्रोकार्बन्स को जब लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है तो 500 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है, और हमने कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है, वो है पाउडर्ड मिनरल्स। मिनरल्स लेने हैं, उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, तो कह देना पाउडर्ड मिनरल्स। कौन कौन से होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट नाम है, सिलिका, एल्यूमिना और जियोलाइट्स। ये नाम याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं होते तो पाउडर्ड मिनरल्स याद रखना है कि एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हमने क्यों यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, और किस कंडीशन में हमने ये प्रोसेस परफॉर्म करवाना है। यही है कैटालिटिक क्रैकिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसको कैट क्रैकिंग भी कहते हैं। तो कहीं पे आप कैटालिटिक क्रैकिंग पढ़ें या आप सिर्फ और सिर्फ कैट क्रैकिंग पढ़ें तो समझ जाइएगा इसी प्रोसेस का नाम है ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो किस तरह हो रहा है, किन चीज़ों का ब्रेक डाउन हो रहा है, और हम उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा हायर हाइड्रोकार्बन्स का ब्रेक डाउन होगा, तो इसका मतलब है हायर हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है। अभी हम ले लेते हैं कार्बन 10 वाला, जिसमें 10 कार्बन एटम्स है। और अगर हम देखें, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये एक एल्केन है, तो फिर आप ये कैलकुलेट करें कि इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। हमें सबको याद है कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 20, और साथ 2 ऐड कर देंगे तो हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा 22। ये बात सबको याद आई कि एल्केन में हाइड्रोजन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपने लिया एक एल्केन, यहाँ पे एल्केन ही लेना है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम सिर्फ एल्केन का पढ़ें या कोई और भी हम हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। आपके पास जो जिनकी हमने कैटालिटिक क्रैकिंग करनी है ना स्टूडेंट्स, वो एल्केन ही होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी क्योंकि कैटालिटिक क्रैकिंग होगी, ब्रेकडाउन होगा, वही सारी कंडीशन सेम है। 500 डिग्री सी टेम्परेचर है, पाउडर्ड मिनरल्स एज अ कैटलिस्ट हैं, और फर्दर रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा आपके पास कि अब इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। इसके ब्रेकडाउन से क्या होगा कि हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे जिनमें से एक एल्केन है और दूसरा एल्कीन है। ये बात समझ में आ रही है। एल्केन टूट के एल्कीन भी बना सकता है, ज़रूरी नहीं कि एल्केन एल्कीन बना नहीं सकता। तो C10 को अगर मैं ब्रेकडाउन करती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि C8 का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन्स कैलकुलेट करें, इसमें कितने होंगे, आप सबको पता है एल्केन है ये। ठीक है, एल्केन है तो 8 × 2 16 + 2 18। ठीक है, C8H18 हो जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, वो है इथीन।
ये बात समझ में आ रही है कि हमारे पास कौन सी चीज़ टूटी है? हमारे पास एल्केन है जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, और ब्रेकडाउन के बाद ये एल्केन कन्वर्ट हो गया है एक और एल्केन में, ठीक है, और साथ ही साथ ये कन्वर्ट हो गया है एल्कीन में। ये है पूरा का पूरा रिएक्शन जो कैटालिटिक क्रैकिंग में हो रहा है। हायर हाइड्रोकार्बन एल्केन था कार्बन 10 का, जिसमें कार्बन 10 है, चेन है 10 कार्बन्स की, वो टूट के C8 में, मतलब के लोअर हाइड्रोकार्बन, जिसमें अब कार्बन की चेन छोटी हो गई है और वो है C8। अब देख लेते हैं क्या हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स बैलेंस्ड नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट की उतनी अच्छी समझ नहीं आएगी, ना ही फिर वो आप कहीं पे ये लिखेंगे और बैलेंस नहीं है तो आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। बहुत ईजी है, हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि जितने कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे हैं क्या इतने ही प्रोडक्ट साइड पे मौजूद हैं। तो पहले कार्बन देख ले 10 है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे 8 इधर और 9 10 कार्बन हमारे बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन देख लें यहाँ 22 है, 18 हाइड्रोजन आपके पास इस एल्केन में है और साथ ही आपके पास 2 4 कितने हो गए ये 22। ठीक है, हमने देख लिया कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसका मतलब एल्केन एल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है। ये बात समझ में आई है? तो आपके पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज डिराइव हो गई वो है ये एल्कीन। ठीक है, ये बात आप सबने याद रखनी है कि वो एल्कीन हो गया डिराइव क्योंकि वो इथीन है। इथीन के बड़े ज़्यादा यूजेस हैं, हम सब ने पढ़े हैं कि किस तरह के इसके यूजेस होते हैं, हम सबको पता है इथीन के क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो इथीन के जो यूजेस हैं ना, नहीं पढ़े तो वो जब हम पढ़ेंगे आप देख लेंगे, इथीन के यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर तो ये एल्केन वही फ्रैक्शन रहता जो हमें पेट्रोलियम से डिराइव हुआ था तो हम कभी भी इथीन डिराइव ना कर पाते। इसी वजह से कैटालिटिक क्रैकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से अगर कोई चीज़ ऑलरेडी आपने डिराइव कर भी ली है, इंडस्ट्री में बना भी ली है, आप उसको फर्दर तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उसको उन इंपॉर्टेंट चीज़ों में कन्वर्ट कर देंगे जो हमें चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग में प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। तो प्रोडक्ट्स में स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि हमारे पास सबसे पहले तो कोई ना कोई ऐसा एल्केन बनेगा कि जिसका कार्बन नंबर कम होगा फ्रॉम द एल्केन दैट वी बिगिन विद। ठीक है, जिस एल्केन को आपने तोड़ा है, प्रोडक्ट साइड पे जो एल्केन बना है उसका कार्बन नंबर हमेशा कम होगा उस एल्केन से जिसको आपने ब्रेक डाउन किया है। साथ ही साथ आपके पास कोई एल्कीन बन जाएगा। और इसके अलावा ये आपने याद रखना है, पहली कंडीशन है, ये एक कंडीशन हो सकती है कि आपके पास एल्केन एल्केन और एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। एक और कंडीशन होती है इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। उस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास ये जो एल्केन है, ये जब इसका ब्रेकडाउन होता है, ये कोई भी एल्केन हो सकता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे एल्कीन और हाइड्रोजन में। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन एटम्स इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं आपके इस एल्केन के साथ, ये भी तो फर्दर ब्रेकडाउन कर सकते हैं ना, ये भी तो अलहदा हो सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि ये इसी चेन के साथ अटैच्ड रहेंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि ये वही एल्केन और एल्कीन ही बनाएंगे, तो ये कोई और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। ये बिल्कुल बना सकते हैं, ये हाइड्रोजन अलहदा हो जाएंगे, आपके पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो आप सबने याद रखना है कि दो तरह के प्रोडक्ट्स अचीव होते हैं अगर आप कैटालिटिक क्रैकिंग कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट जो अचीव होता है वो है एल्केन और एल्कीन्स का मिक्सचर, और दूसरा प्रोडक्ट जो अचीव होता है वो है एल्कीन्स और हाइड्रोजन का मिक्सचर। और इंपॉर्टेंट ये दोनों ही चीजें हैं बहुत ज्यादा। अगर आपके पास ये वाला मिक्सचर आ रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इथीन के बहुत सारे यूजेस हैं। इसी तरह अगर आपके पास ये वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्दर इनके भी बहुत सारे यूजेस हैं। मैंने आप सबको बताया हुआ है कि आपके पास हमेशा आपने याद रखना है कि जो इस तरह से एल्केन या कोई भी ब्रेकडाउन होता है और आपके पास कोई चीज़ डिराइव हो रही होती है, उसके कोई ना कोई यूजेस होते हैं, तभी इंडस्ट्रियल स्केल पे उसको कंटिन्यू किया जा रहा होता है। तो कैटालिटिक क्रैकिंग का आप सबने याद रखना है कि हमने किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज़ कर लिया, हमने एल्कीन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर लिया, इसीलिए हम इसको एल्कीन्स के साथ पढ़ रहे हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि हमारे पास एल्केन का टूटना और एल्कीन्स में कन्वर्ट होना ये भी अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले तो आप देखें कि दोनों तरह के रिएक्शंस में आपके पास एल्कीन्स लाजमी आ रहे हैं। कोई भी एल्कीन हो सकता है, हमने सिर्फ इथीन देखा कि इथीन डिराइव हो रहा है, आपके पास प्रोपीन डिराइव हो सकता है, आपके पास ब्यूटीन डिराइव हो सकता है, कोई भी एल्कीन हो सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ पे हमेशा इथीन ही डिराइव होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इन एल्कीन्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि अगर तो एल्कीन में इथीन डिराइव हो रहा है
तो पॉलीमराइजेशन का एक प्रोसेस आप सबको याद होगा। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाते हुए मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई थी कि हमारे पास सेम मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे होंगे और इथीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो आप कह देंगे इथीन एक था पहले। अगर उसमें बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं तो आप इसको कह देंगे पॉलीथीन। ये बात समझ में आई? अब ये पॉलीथीन हमारे पास पॉलीमर है। पॉलीमराइजेशन और पॉलीमर्स को अभी हमने स्टडी करना है, लेकिन उसकी सिर्फ बेसिक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत सारे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक लंबी चेन बना देते हैं। ठीक है, उस लंबी चेन के फर्दर बहुत सारे यूजेस होते हैं। पॉलीथीन के यूजेस हम यूजेस ऑफ इथीन में देखेंगे। ठीक है, वहां से हमें समझ लग जाएगी कि पॉलीथीन के क्या यूजेस हैं। अब इसके अलावा क्या होता है कि मे बी आपके पास जो एल्कीन डिराइव हुआ है वो इथीन ना हो, वो प्रोपीन हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर जो एल्कीन आपके पास डिराइव हुआ है वो इथीन के बजाय प्रोपीन है तो क्या होगा स्टूडेंट्स अब आपके पास कि यहाँ पे हम प्रोपीन का पॉलीमर बना देंगे, पॉलीप्रीन कह देंगे, पॉलीप्रोपीन कह देंगे, आप इसको जो मर्जी कह दें, सेम चीज़ है। एक ही चीज़ के इतने ज़्यादा नाम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को सुन के घबराना नहीं होता। पॉलीप्रोपीन हम आपकी सिंप्लिसिटी के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब पॉलीप्रोपीन कह दिया क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोपीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होके पॉलीप्रोपीन बना देंगे। अब इसी तरह से क्या होता है, ब्यूटीन का भी हो जाता है, ब्यूटीन के भी पॉलीमर्स बनते हैं। और ब्यूटीन के पॉलीमर्स के बारे में स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास ब्यूटीन के मॉलिक्यूल्स जुड़ के जब पॉलीमर बनाते हैं तो वो पॉलीमर कहलाता है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये आप सबको याद है कि सिंथेटिक रबर भी बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है। अगर आप वैसे रबर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा और केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो घबराना नहीं है। सिंथेटिक रबर और इन सब चीज़ों पे अभी हमने डिटेल में बात करनी है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों पे परेशान नहीं होना, सिर्फ इतना याद रखना है कि पॉलीमराइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोसीजर है जिसमें सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंबाइन करते हैं और एक बहुत बड़ी चेन बना देते हैं, होते मॉलिक्यूल सेम है। ठीक है, जिस तरह इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले, पॉलीथीन बना दिया, प्रोपीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले, पॉलीप्रोपीन बन गया, इसी तरह ब्यूटीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे और सिंथेटिक रबर बन जाएगा, पॉलीब्यूटीन बनेगा, जिससे फर्दर आप सिंथेटिक रबर बना सकते हैं। तो इनके फायदे आप देख रहे हैं कि कैटालिटिक क्रैकिंग से जो हमने छोटे छोटे कंपाउंड्स बनाए हैं उनके यूजेस क्या हैं। अब एल्कीन्स की हमने बात कर ली, एल्केन के यूजेस आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, आपको पता है एल्केन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एल्केन की वही चीज़ें जो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं उन्हीं को यूज़ करें। हमने इथेन और मीथेन के यूजेस पढ़े थे, बस आपने उन्हीं की बात करनी है। अभी क्योंकि हम एल्कीन्स का टॉपिक पढ़े इसलिए मैं आपको एल्कीन से रिलेटेड बताना चाह रही हूँ कि एल्कीन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब फर्दर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास जो ये हाइड्रोजन गैस है इसके भी तो कोई ना कोई यूजेस होंगे। ये जो हाइड्रोजन निकल रही है एल्केन में से इसके भी कोई ना कोई यूजेस तो होंगे। तो आप सबने याद रखना है कि जो हाइड्रोजन यहाँ से इवॉल्व करेगी वो हैबर्स प्रोसेस में यूज होगी। हैबर्स प्रोसेस अगर आप में से किसी को नहीं भी याद तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते हुए बहुत दफ़ा अमोनिया की प्रोडक्शन का रिएक्शन पढ़ाया गया था। आई होप आप सबको वो याद होगा। हैबर्स प्रोसेस इसी प्रोसेस का नाम है कि जिसके अंदर अमोनिया के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि अमोनिया फर्दर फर्टिलाइजर्स में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो हैबर्स प्रोसेस क्या चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा अमोनिया मैन्युफैक्चर होगा। ठीक है, इसकी अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें सिर्फ ये होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इकट्ठा रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ और आपके पास अमोनिया मैन्युफैक्चर हो जाता है। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं याद आ रहा था तो अब इसको देख के याद आ गया होगा इस केमिकल रिएक्शन को, क्योंकि हमने इसकी बहुत ज़्यादा बात की है जब हम बात कर रहे थे हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में जब हम बात कर रहे थे कि कैसे केसी की वैल्यूज़ निकालनी है तो वहाँ पे हमने अमोनिया के रिएक्शन पे बड़ी प्रैक्टिस की थी। तो आप सबको याद होगा कि अमोनिया की प्रोडक्शन का रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यही अमोनिया की प्रोडक्शन का रिएक्शन हैबर्स प्रोसेस कहलाता है और इसी में ये हाइड्रोजन यूज़ हो जाती है। तो आपने देखा कि ये हायर हाइड्रोकार्बन्स जो पेट्रोलियम से डिराइव हुए थे इनके वैसे कोई यूजेस नहीं थे, लेकिन जब कैटालिटिक क्रैकिंग इनकी की गई तो इनके फर्दर इतने ज़्यादा यूजेस निकल आए। तो अब आपको पता लग रहा है कि ये क्यों यूज़ हो रहे हैं, इनकी क्या रीज़न है और इसके पीछे वजह क्या है कि ये इतने ज़्यादा आपको
हायर हाइड्रोकार्बन्स तोड़ने पड़ जाते हैं, क्योंकि हर फ्रैक्शन की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी कि समझी जाती है। हर फ्रैक्शन जाहिर सी बात है क्या आपका एवरीडे लाइफ यूज़ है उस पर डिपेंड करता है, इंडस्ट्रियली क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है, कौन सी चीज़ लोगों के इस्तेमाल में आ रही है उस पर डिपेंड करता है। तो हर चीज़ उतनी यूज़ नहीं होती जितनी समझी जा रही होती है। तो जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही, बजाय इसके कि उसको रखा जाए, उसको स्टोर किया जाए और ऐसे ही वो ज़ाया हो जाए, उससे बेहतर है कि उस पर रिएक्शंस करके आप फर्दर वो चीज़ें बना लें जिनकी ज़रूरत है। तो आप सबने याद रखना है कि कैटालिटिक क्रैकिंग एल्कीन्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसका सोर्स क्या बन गया, पेट्रोलियम ही बन गया इसका सोर्स। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वैसे भी हमने पढ़ा था हर हाइड्रोकार्बन के लिए, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो। तो एल्कीन आपने कैसे पेट्रोलियम से डिराइव कर लिए उसकी हमने बात की है। तो अब मैं बोर्ड साफ करके आती हूँ और आपको मजीद बताती हूँ कि जो इथीन अगर हम डिराइव कर रहे हैं तो उसके क्या यूजेस हैं और इसके अलावा कैटालिटिक कौन सा रिएक्शन है इथीन से रिलेटेड या एल्कीन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की कि हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कैटालिटिक क्रैकिंग से ऑब्टेन होते हैं। अब उन्हीं में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इथीन। ठीक है, हमने जब भी एल्कीन्स की बात करनी है और एल्कीन्स के यूजेस की बात करनी है तो आप देखेंगे कि हमेशा हम इथीन की बात ही करेंगे। उसकी रीज़न कुछ मैंने आपको पहले भी बताई है जब हमने एल्केन के यूजेस डिस्कस किए थे कि आपके पास इतने ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि अगर आप एक एक को लेके चलेंगे तो फिर हर किसी का यूज़ क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होगा, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और वैसे वो सारा कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट है भी नहीं। तो हमारे पास क्या होता है कि मैंने आपको जो डेकेन का ब्रेकडाउन दिखाया, जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाया और मैंने आपको बताया कि उसमें इथीन प्रोड्यूस होगा, तो यही इथीन है वो स्टूडेंट्स के जिसके और बहुत से यूजेस हैं। वो यूजेस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी हमने जब पढ़ने हैं एल्कीन के यूजेस उसमें भी हमने इथीन के यूजेस को ही पढ़ना है। तो आपको अगर ये थोड़े से पता होंगे ना वो आगे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे बेसिक बात जो आप सबने याद रखनी है वो यही है कि आपके पास इथीन से जो भी फर्दर चीज़ बनेगी आपने उसमें पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करवा देना है। इंडस्ट्रियल स्केल पे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सेम यूनिट्स होते हैं जो मिलके आपके पास एक पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर कैसे बनेगा उसका मैंने आपको बताया, सेम यूनिट्स होंगे, कंबाइन करेंगे बहुत लंबे लंबे यूनिट्स बन जाएंगे। जैसे कि ये इथीन का मॉलिक्यूल है एक, ये एक और इथीन के मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा और इस तरह ये दोनों तरफ बहुत ही लंबे इथीन के मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएंगे। ये चेन कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है उसकी कोई लिमिट नहीं है। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस, पॉलीमर्स फॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियली इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। अब इथीन का सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो भी इनमें से चीज़ या जो भी रिएक्शन पढ़ना है ना उसमें आपने याद रखना है पॉलीमराइजेशन हमने ज़रूर करवानी है। ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। पहला रिएक्शन डिफरेंट है बस, जिसमें हम इथीन का रिएक्शन करवाना है स्टीम के साथ और एथेनॉल बन जाएगा। ये मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमने इस लेक्चर में जो कैटालिटिक रिएक्शंस पढ़ने हैं उनमें से एक तो था कैटालिटिक क्रैकिंग। दूसरा जो मैंने आपको भी रिएक्शन पढ़ाना है जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है एल्कीन की, उसमें ये वाला रिएक्शन है, ये भी फर्दर कैटालिटिक रिएक्शन है। इसलिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी इसको इरेज करने के बाद तब हम उसकी बात करेंगे। बस अभी आपने ये याद रखना है कि इथीन स्टीम के साथ रिएक्ट करती है और एथेनॉल बना देती है। एथेनॉल क्या चीज़ है आप सबको पता है, एक अल्कोहल है। अल्कोहल बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है। इसके कितने यूजेस हैं ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे जब हमने अभी यूजेस ऑफ इथीन पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना, जितना मैं आपको लेके चल रही हूँ, जो जो चीज़ अभी समझा रही हूँ कोशिश करें आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। सबसे पहला तो ये हो गया कि आपका इथीन का रिएक्शन होगा। सेकेंडली क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज़, इथीन ही आपके पास पॉलीमराइज कर जाएगी और पॉलीथीन बना देगी। जब हम यूजेस ऑफ इथीन पढ़ेंगे तब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम देखेंगे कि पॉलीथीन का कहाँ पे क्या यूज़ है, ये किस तरह से इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। ठीक है, ये हो गया पॉलीथीन, दो हमने यूजेस पढ़ लिए। तीसरे की तरफ आ जाए। अब जिस तरह आपके पास इथीन स्टीम के साथ रिएक्ट करती है इसी तरह क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करती है। एक तो स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने बार बार देखी, एल्केन के रिएक्शंस में भी देखी, एल्कीन के रिएक्शन में भी देखी, इंपॉर्टेंस है आपके पास सारे के सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। और हैलोजेंस कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे हैलोजेंस हैं। उन सब के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने समझ जाना है। यूजेस ऑफ इथीन में अभी हमने जो हैलोजन के रिएक्शन पढ़े हैं ना, इसके बाद वाले लेक्चर में जब मैं आपको यूजेस ऑफ इथीन पढ़ाऊंगी तो उसमें उन हैलोजन के रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस का थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको एक टास्क दिया था, आप सबको याद होगा, उसकी भी डिस्कशन होगी। सबसे पहले लेकिन आपने याद रखना है, क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्केन के साथ भी रिएक्ट करेगी, एल्कीन के साथ भी रिएक्ट करेगी। मैंने आपसे कहा है पॉलीमराइज कर दें, पहले रिएक्शन के अलावा इथीन पॉलीमराइज कर दिया, तो अब हमारे पास जब क्लोरीन का रिएक्शन होगा इथीन के साथ तो क्लोरोइथीन बन जाएगा। कैसे बनेगा कि आपके पास जितने वहाँ पे डबल बॉन्ड्स है वो रिमूव होंगे और क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। क्लोरीन अटैच हो गया, उसको कहेंगे क्लोरोइथेन। ये पॉलीमराइज करेगा और पॉलीमराइजेशन के बाद जो इसका नाम है ना वो वही है पॉलीक्लोरोइथेन। कंफ्यूज नहीं होना इस पीवीसी को पढ़ के, नाम यही है पॉलीक्लोरोइथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, नाम हो गया आपके पास यही। जो भी चीज़ आपके पास, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो और मैं आपसे कहूँ उसका पॉलीमर बनाए, तो आपने उसी नाम के साथ पॉली अटैच कर देना है, बस आपका पॉलीमर बन जाएगा। अब पीवीसी क्यों लिखा है? क्योंकि यही कंपाउंड जो जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है इंडस्ट्रियल, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये प्रेजेंट होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड की फॉर्म में। पॉलीविनाइल क्लोराइड, समझ में आ रहा है? पॉलीविनाइल क्लोराइड की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है इंडस्ट्रियली। लेकिन क्योंकि पीवीसी को पढ़ना और इसकी डिटेल पढ़ना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमने यहाँ पे उसकी डिटेल नहीं देखनी। सिर्फ इसलिए आपने याद रखना है कि क्लोरीन रिएक्ट करेगा इथीन के साथ, क्लोरोइथेन बनेगा और फर्दर ये पॉलीमराइज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि यही इथीन बेंजीन के साथ भी रिएक्ट करता है और बेंजीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा फिनाइल इथीन। फिनाइल वो वर्ड है, जब जब आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करनी है तो फिनाइल का वर्ड आ जाएगा। फिनाइल हो, बेंजीन हो, सारी एक ही बात है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर इनकी क्लासिफिकेशन है। इनमें फ़र्क क्या है, इनकी डिटेल क्या है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आप 12th की केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। इसलिए आपने याद रखना है कि अभी क्या इंपॉर्टेंट है, बेंजीन के साथ रिएक्शन और फिनाइल इथीन बन जाएगा जिसका इंडस्ट्रियल नेम है स्टायरीन। ठीक है, ये नाम याद कर ले, नाम याद करेंगे ना जब आप, तो इसके बाद ये नाम कहीं पे सुनेंगे या आप 12th की 11th की केमिस्ट्री में ये जब पढ़ेंगे, एटलीस्ट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई नई चीज़ देख रहे हैं। 10th आपकी बेसिक है, इस वजह से स्टूडेंट्स ये जो मैं नाम बताती हूँ इन पे गौर करें, इनको समझें, इनको याद करें। इसने भी पॉलीमराइज कर जाना है, पॉलीमराइज करने के बाद वही नाम है पॉलीफिनाइल इथीन, उसके साथ पॉली हमने लगा दिया है सिर्फ। और आप ये भी कर सकते हैं कि स्टायरीन के साथ आप पॉली का वर्ड अटैच कर दें। ठीक है, तो आपने देखा कि 3 तरह के रिएक्शन से इथीन खुद पॉलीमराइज कर गया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके पॉलीमराइजेशन होगी और साथ साथ बेंजीन के साथ रिएक्ट करके होगी। पहला रिएक्शन विद स्टीम है जिसमें अल्कोहल बनेगा, अभी हमने उसकी बात करनी है थोड़ी देर तक, इसलिए अभी हम उसको इतना नहीं देखेंगे। इसके अलावा कैटालिटिक क्रैकिंग की एक और बात सुन लें कि इंडस्ट्रियल स्केल पे परफॉर्म करने के बजाय आप इसको लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। सारी कंडीशंस वही रहती हैं, सिर्फ मेडिसिनल पैराफिन ऑयल आपने लेना है। ये एक नई चीज़ है, मेडिसिनल पैराफिन ऑयल आप यूज़ करेंगे और मेडिसिनल पैराफिन ऑयल पर से आप अपने कैटलिस्ट गुजारेंगे, टेम्परेचर गुजारेंगे, आपका कंपाउंड इसको क्रॉस करेगा और उसके बाद क्या होगा कि आपके पास वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जिनकी हमने बात की थी, जिनको हम टेस्ट ट्यूब्स में इकट्ठा कर सकते हैं हमारे केमिस्ट्री लैब में। तो कोई भी नई चीज़ नहीं है, वही कैटालिटिक रिएक्शन है। इसमें सिर्फ क्या होगा, साथ साथ मेडिसिनल पैराफिन ऑयल भी यूज़ होगा। इसकी डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर तो आप इंडस्ट्रियल स्केल पर रिएक्शन कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं वो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये रिएक्शन केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म कर रहे हैं तो आप मेडिसिनल पैराफिन ऑयल की मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो कैटालिटिक रिएक्शंस में एक हमने ऐसा रिएक्शन पढ़ा जिसमें हमने देखा एल्कीन की प्रोडक्शन होती है। अब जो दूसरा हमने रिएक्शन पढ़ना है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि हमारे पास एल्कीन का रिएक्शन है, कि मतलब एल्कीन का अगर आप स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा। और जब भी हम किसी एल्कीन का अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर हम रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। समझ आ रही बात? हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है बेसिकली। तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसे पढ़नी है वो देख लेंगे, साथ ही साथ जो फ्लो चार्ट मैंने आपको इस तरह बना के दिखाया है, अपने नोट्स में इसको बना लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बना लेंगे ये सारी की सारी चीज़ें, याद करना ईजी होगा, फिर इनको एक्सप्लेन करना भी पेपर में बड़ा ईजी होगा। नहीं बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप इन सारी चीज़ों को देखें और फिर मैं बोर्ड साफ करके आती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमारे पास कैटालिटिक रिएक्शन कौन सा है एल्कीन का।
तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक बात कर ली कैटालिटिक रिएक्शंस में सबसे पहले कैटालिटिक क्रैकिंग की, ठीक है, वो वाली बात हमारी कंप्लीट हो गई। और जितने प्रोडक्ट्स डिराइव हुए वो सारे याद कर लेने आपने, क्योंकि इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है कि एल्कीन मैन्युफैक्चर कैसे होगी किसी कैटालिटिक रिएक्शन से। अब हम पढ़ेंगे कि एल्कीन उसी जैसे किसी कैटालिटिक रिएक्शन में रिएक्ट कैसे करेगी, ठीक है। ये रिएक्शंस हम क्यों पढ़ रहे हैं अलहदा से, उसकी रीज़न ये है कि इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ आपको पहचान हो, आपको पता हो कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, उनकी ज़रूरत है, और कौन से तरीक़ों से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे वो बन रहे हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम। अभी मैंने आपको इथीन का जब वो फ्लो चार्ट बना के दिखाया उसमें मैंने आपको बताया भी था, जो पहला रिएक्शन मैंने लिखा था कि स्टीम के साथ रिएक्शन होगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। वही है, एल्कीन ने स्टीम के साथ रिएक्ट करने और एल्कोहल बना देना है, जो बात अभी मैंने आपको पहले बता दी। इसमें क्या होगा, 300 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और रिएक्शन को कौन सी कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही हैं इस बारे में बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब हमने क्या करना है, टेम्परेचर जो प्रोवाइड करना है वो है 300 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास प्रेशर का भी यहाँ पे इफेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने पहले बात की थी, अक्सर रिएक्शंस में टेम्परेचर को देखा, कैटलिस्ट को देखा, हमने कभी ये बात ही नहीं की कि प्रेशर कौन सा दिया जा रहा है। बाकियों में क्योंकि प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होता और प्रेशर बड़ा नॉर्मल सा दिया जा रहा होता है बाकी रिएक्शंस में, ना उधर कोई प्रेशर की वजह से चेंज आ रहा होता है, इसलिए हमने उसकी बात नहीं की। लेकिन कैटालिटिक एडिशन में आपने याद रखना है, ये कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें क्योंकि ये इंडस्ट्रियल स्केल पे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा होता है। तो इसमें टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है। 300 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है और 6000 किलो पैस्कल आपका प्रेशर है। ये जो KPA लिखा हुआ है ना, स्मॉल k और कैपिटल PA जो होता है किलो पैस्कल यूनिट है आपके प्रेशर का, ये आपने याद रखना है। जैसे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है, इसी तरह किलो पैस्कल आपके पास प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। अब कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड कौन सा होता है आप सबको पता होगा, हमने पढ़ा भी हुआ है इसको, H3PO4 होता है। जब हम एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमने तब बात की थी। कुछ क्रिस्टल्स में इसको डाला जाता है, गुजारा जाता है, मतलब, लेकिन डिटेल है, आप उसकी तरफ ना जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखने वाली कि कंडीशन कौन सी प्रोवाइड की जा रही है, ये है आपके पास। अब एल्कीन का एक और रिएक्शन, जो पहले हमने रिएक्शंस पढ़े हैं जिसमें हमने देखा कि दो तो वो रिएक्शन थे जो जिसमें अनसैचुरेशन टेस्ट हो रही थी, याद है ना आपको सारे एल्कीन के रिएक्शन स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टीम की बात हो रही है कि अब कौन सी चीज़ है जो रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप सबने याद रखना है कि एल्कीन क्योंकि स्टीम के साथ रिएक्ट कर रही है। स्टीम क्या चीज़ होती है, वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें वो स्टीम बन जाएगी, वाटर को हीट करें वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करें वो क्या हो जाएगी, वो स्टीम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इथीन, जो हमारा बिल्कुल बेसिक कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन का सबसे छोटा कंपाउंड है यहाँ पे इथीन। इसका रिएक्शन होगा स्टीम के साथ। स्टीम कैसे बनती है मैंने आपको बताया है कि आपने वही काम करना है कि वाटर को वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, उसको गर्म करें, हीट प्रोवाइड करें, वो वेपर फॉर्म में जाएगी, गैस फॉर्म में जाएगी, वो उसको कहते हैं स्टीम, ठीक है। तो यहाँ पे इथीन रिएक्ट करेगी वाटर के साथ और आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो इथीन का अल्कोहल होगा। आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में जो स्टार्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जितने कार्बन एटम्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पे कार्बन एटम्स होते हैं। ये बातें याद हैं, ये समझ आ रही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस इसीलिए मुश्किल नहीं होते क्योंकि जितने कार्बन एटम आपके रिएक्टेंट साइड पे होंगे आपने बस ये देखना है कि उतने ही प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए। अगर 2 कार्बन एटम का एल्कीन है तो आपके पास जो एल्कोहल बनेगा, जो हमने देख लिया जनरल केमिकल रिएक्शन से, वो भी 2 कार्बन एटम्स वाला बनेगा। और 2 कार्बन एटम्स वाला एल्कोहल कौन सा होता है आप सबको पता है, वो होता है एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल होता है वो। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास वाटर की जब एडिशन हो रही है, वाटर क्या क्या चीज़ निकालती है। सबसे पहले तो आप ये सोचें, आपके पास वाटर से निकलता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक हो गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ये 2 चीज़ें निकलेंगी और ये दोनों चीज़ें आपके इथीन मॉलिक्यूल में ऐड होंगी। अब इथीन के रिएक्शन का एक सिंपल सा आपको मैंने मैकेनिज्म बताया था कि क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड के टूटने से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो उसके अंदर ये चीज़ें ऐड होंगी। अब कार्बन का नंबर तो चेंज नहीं होगा प्रोडक्ट साइड पर, ये सबको समझ आ रही है। स्टेप बाय स्टेप ये बात सुने ज़रा, मैं आपको ये रिएक्शन समझाने लगी हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी बात सुननी है। कार्बन का नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है, 2
2 कार्बन अगर रिएक्टेंट साइड पे हैं तो 2 ही प्रोडक्ट साइड पे रहेंगे। जितने हमने केमिकल रिएक्शंस अब तक पढ़े सारे उठा के देख लें, कार्बन का नंबर कहीं पे भी चेंज नहीं होता, ठीक है, वो बात हमने कर ली। OH आपके इसी ग्रुप में ऐड होगा डबल बॉन्ड टूटने के बाद, तो आपका ये बन जाएगा अल्कोहल। अब ये OH कैसे अटैच हो रहा है, मैकेनिज्म को याद रखेंगे ना तो ये रिएक्शन समझ आ जाएगा। मैं मैकेनिज्म एक दफा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। ये है आपका इथीन, इसके जब मैंने ये डबल बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे बन गया CH2 ऐसे। अब ये दोनों तरफ क्योंकि आपके पास कार्बन के देख ले, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक दूसरे कार्बन के साथ, चौथा बॉन्ड अभी भी मिसिंग है। दूसरे कार्बन को भी देख लें, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, तीसरा कार्बन के साथ, चौथा बॉन्ड अभी भी मिसिंग है। ये मैकेनिज्म याद है, मैं इसलिए इसको स्पीड से लेकर चल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको मैकेनिज्म ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। अब ये कार्बन भी अपने अंदर कोई ना कोई चीज ऐड कर सकता है और ये वाला कार्बन भी ऐड कर सकता है। एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ आ जाएगा। अगर मैं इस कंपाउंड को खोल के लिखूँ ना तो आपको ये चीज है असल में, ये CH3 CH2OH, ठीक है। आप जरा देखें ये वाली चीज है, इसमें जब स्टूडेंट्स मैंने ये हाइड्रोजन ऐड किया तो CH2 आपका बन गया CH3, बात समझ में आई, CH2 बन गया CH3, डबल बॉन्ड तो टूट चुका है। उसके बाद OH है तो CH2 अगला एज इट इज रहेगा, उसके साथ आके आपके पास OH अटैच हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ये रिएक्शन के तरीके समझाने का मकसद ये होता है कि केमिस्ट्री मुश्किल ना लगे, केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस मुश्किल ना लगे, क्योंकि रियलिटी ये है कि ये केमिकल रिएक्शन मुश्किल होते भी नहीं है, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड के टूटने से वाटर में से जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल निकल रहे हैं वो दोनों जाके आपके एल्कीन के साथ अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। आप सबको पता है इसका क्या नाम है, एथेनॉल कह लें, एथाइल अल्कोहल कह लें, दोनों नाम इसी के हैं। एथेनॉल पढ़ा था जब अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था, स्टूडेंट्स इसी को एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि नेमिंग में मैंने आपको सिखाया था कि एल्काइल चेन को आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है और साथ आपने अल्कोहल जोड़ देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये वाला रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं और इसी तरह बात करते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास अगर इथीन के अलावा प्रोपीन हो या ब्यूटीन हो तो क्या होगा। अब देखें प्रोपीन का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर सोचें, 3 कार्बन एटम्स का स्ट्रक्चर है और 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, ठीक है। बाकी वैलेंसी पूरी कर लें, CH2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी, यहाँ हाइड्रोजन और इधर आ गया CH3। इसका रिएक्शन आपने करवाना है वाटर के साथ, स्टीम के साथ, जिसकी बात हमने पहले ही कर ली। मैं कंडीशंस बार बार नहीं लिख रही क्योंकि कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन आप सबने जब भी ये रिएक्शन लिखने ये कंडीशन ज़रूर लिखनी है, ठीक है। अब क्या होगा कि डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से है ना, तो ऐसे जब आपका एक इथीन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, उसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं है। देखें एक तरफ ही डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, उसके अलावा तो कोई बॉन्ड नहीं है। मैं क्या बात कर रही हूँ, प्रोपीन में देखें डबल बॉन्ड है, साथ सिंगल बॉन्ड भी है। तो अब आपका ये जो OH अटैच होगा ये कहीं पे भी अटैच हो सकता है। कितने कार्बन की चेन है, ये बात गौर से सुनिएगा, 1 2 3, ठीक है। आपका ये OH जो वाटर निकालेगा ये कार्बन नंबर 1 के साथ भी अटैच हो सकता है, कार्बन नंबर 2 के साथ भी अटैच हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, इसलिए इस तरह का जो रिएक्शन होगा ना उसमें जो आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे वो 2 तरह के होंगे। एक तो आपके पास स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि ऐसा अल्कोहल बनेगा जिसमें कार्बन नंबर 1 के साथ OH अटैच होगा, बाकी आप उसकी वही बॉन्डिंग पूरी कर लें जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, ठीक है। 2 बॉन्ड्स बने हुए, H2 यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ है कि ये वाला डबल बॉन्ड टूट गया है। दूसरा क्या तरीका है, डबल बॉन्ड ने तो टूटना ही टूटना है। अब आपके पास एक और क्या तरीका है कि कार्बन नंबर 1 के बजाय कार्बन नंबर 2 पे OH अटैच हो जाएगा। आप सबको याद है किस तरह अटैचमेंट करनी है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे आपके पास आ जाएगा OH, बाकी बॉन्डिंग कंप्लीट कर ले, यहाँ एक हाइड्रोजन और इधर CH3, ठीक है। अब आपके पास ये 2 कंपाउंड्स बन गए। मैंने आपको बताया था OH की पोजीशन चेंज होने से या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने से आपके पास जो कंपाउंड का नाम होता है वो चेंज हो जाता है। अब वो नाम क्योंकि चेंज हो जाएगा तो आप सबको पता है ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। जब हमने इनको नेमिंग करनी है पूरी की पूरी, इसको 1 2 3 इसी तरह से कर लेते हैं ताकि आपको ईजी रहे। अब इनको जब हम नेम देंगे तो इसका नाम है प्रोपेन 1 ओल, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका नाम है प्रोपेन 2 ओल। ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे इस रिएक्शन से, क्यों, क्योंकि वाटर के हाइड्रोक्साइड आइंस किसी तरफ भी अटैच हो सकते हैं, चाहे वो इधर आके फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाए, चाहे वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो जाए। डबल बॉन्ड की जैसे जैसे चेन बढ़ती है ना वैसे वैसे नए आने वाली चीज़ों को बहुत सारी जगह मिल जाती हैं अटैचमेंट के लिए। इथीन में 2 कार्बन थे, एक
ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो वहां पे ज्यादा तो जगह है नहीं, इसलिए आपके पास जो कंपाउंड बना वो एक ही था। अब आपके पास जो कंपाउंड बना आपने याद रखना है वो दो तरह का बनेगा, लेकिन जो ज्यादा इनमें से क्वांटिटी जिस प्रोडक्ट की बनेगी वो है प्रोपन 2 डायोल, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। यही बात इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। आपका टास्क अब स्टूडेंट्स ये है कि आप सबने ब्यूटीन से बनाने हैं इस तरह के स्ट्रक्चर। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि जब आप ब्यूटीन का रिएक्शन करवाएंगे स्टीम के साथ, तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आप सबको याद है। आपने क्या करना है कि आपने कार्बन का 4 कार्बन एटम्स लेने हैं, और यहाँ पे आपने रिएक्शन, अब आप पूछेंगे जिनको स्ट्रक्चर याद है, जिनको आइसोमर्स याद है कि ब्यूट 1 भी होता है, ब्यूट 2 भी होता है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के साथ भी डबल बॉन्ड अटैच हो सकता है, कार्बन नंबर 2 के साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने जो रिएक्शन करवाना है उसमें कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच करना है, बाकी आपके एज इट इज हो जाएंगे अटैच जैसे हमने पहले बात की हुई है। ठीक है, बॉन्डिंग हमने कंप्लीट कर दी। वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाना है, और मैं आपको बता देती हूँ जो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें से एक होगा ब्यूटन 1 ओल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको प्रोडक्ट्स इससे बना रही हूँ ताकि जब आप टास्क अपना सॉल्व करें आपको तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल ना लगे बल्कि इजी लगे। अगर आपको कोई चीज़ आती होगी और पता होगी ना तो उसमें से रिजल्ट्स निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, और अब आपके पास क्या होगा, यही दो प्रोडक्ट्स आएंगे, जिस तरह प्रोपीन में हमने डिस्कस किया इसी तरह ब्यूटीन में भी होगा। और आपने याद रखना है कि ब्यूटन 2 ओल आपका मेजर प्रोडक्ट है। स्ट्रक्चर्स क्योंकि आप सब खुद बना सकते हैं, आपने बहुत प्रैक्टिस की है स्ट्रक्चर बनाने की, इसलिए स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे नहीं बना रही, आपको टास्क दे रही हूँ। आपको इस तरह क्या होगा, टास्क परफॉर्म करने से, अगर ये रिएक्शन मेरे साथ सॉल्व नहीं भी किए तो टास्क परफॉर्म करने से आपको ये सारे का सारा रिएक्शन याद हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी याद हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि ब्यूटन 1 ओल और 2 ओल आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, और ब्यूटन 2 ओल आपका मेजर प्रोडक्ट होगा जैसे प्रोपन 2 ओल था। अब ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, हम सबको इस बारे में पता है। आपने देखा कि हमने अभी जो रिएक्शन करवाया उसमें ब्यूटेन 1 लिया, ये क्या था कि कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड अटैच है। अब ऐसा भी तो ब्यूटीन है जो हम सबको पता है कि उसमें कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड अटैच होता है। ठीक है, बाकी की वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। अब ये है ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 2 इन, इसकी बात इंपॉर्टेंट इसीलिए थी स्टूडेंट कि मैं आप सबको स्टूडेंट्स ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब आप ब्यूट 2 इन का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो ये वाला एक्सेप्शनल केस याद रख लेना है आपने कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा और वो है ब्यूटन 2 ओल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। आपके पास डबल बॉन्ड के पास जाके, डबल बॉन्ड है ना जिधर, आपने याद रखना है इधर क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, समझना बहुत जरूरी है। रिएक्शन को समझेंगे नहीं ना तो आपको लगेगा कि वो बहुत मुश्किल है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ इस डबल बॉन्ड को जाके रिप्लेस करना है OH ने और ब्यूटन 2 ओल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इथीन का प्रोडक्ट एक ही है क्योंकि वहां पे वैसे भी जगह नहीं है, डबल बॉन्ड एक ही है और कार्बन 2 है। यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन एटम में आपके पास एक डबल बॉन्ड है, दूसरा सिंगल बॉन्ड है, दो डिफरेंट प्लेसेस आ गई हैं वाटर के OH को अटैच होने के लिए। इसे दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन मेजरली जो प्रोडक्ट बनता है वो है प्रोपन 2 ओल। बात समझ में आई। फिर बात कर लेते हैं ब्यूटीन की। ब्यूटीन के आप सबको पता है दो आइसोमर्स होते हैं, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। 1 इन की बात की तो मैंने आपको बताया, फिर से दो प्रोडक्ट्स बनेंगे जिसके स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, आपका टास्क है। ब्यूटन 1 ओल और ब्यूटन 2 ओल, और यहाँ पे ब्यूटन 2 ओल आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ब्यूट 2 इन में आप सबने याद रखना है एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो है ब्यूटन 2 ओल। ये सारे के सारे कंपाउंड्स इंडस्ट्रियली यूज होते हैं। इथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। जब हम यूजेस ऑफ इथीन पढ़ेंगे तब आप ये देखेंगे भी। तो आप सबने याद रखना है कि इन सारे कंपाउंड्स की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने कैटालिटिक रिएक्शंस को थोड़ा डिफरेंट पढ़ा है। आपने ये सारी कंडीशंस याद रखनी है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। यहाँ पे 1 ओल में कार्बन नंबर 1 के साथ आपका OH अटैच होगा जैसे इधर अटैच है, और 2 ओल में कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच होगा, लेकिन कार्बन चेन, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन चेन, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन चेन। ठीक है, आपका ये टास्क है, इसको सॉल्व करें, इसको देखें कि ये किस तरह से हो रहा है। और ये एक और केमिकल प्रॉपर्टी है एल्कीन की। तो 4 रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, ये 5वां है, इसको भी याद कर लें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो जो चीज़ें इस लेक्चर में समझाई है ना, वो आपको समझ तो लग गई, इंडस्ट्रियल स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उनको अलहदा पढ़ा है। इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स हेल्प आउट करेंगे आपको सारा का सारा एल्कीन का टॉपिक समझने के लिए। आप इनकी करें प्रैक्टिस, इनको समझें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।